चलिएगा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक और नई चीज़, दैट इज़ नोन एज द रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स कानून का शासन। ठीक है, तो अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्रिटिश प्रशासन की, ब्रिटिश राज के समय इंडिया में एक और नया पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कानून का शासन। इट मीन्स रूल्स ऑफ लॉ। तो उस समय पर से ही कानून का शासन, देखिए आज के समय हम बात करें ना इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की, आज के समय सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में कानून का शासन चलता है। ठीक है, कोई भी भारत में बड़ा नहीं है, कोई भी इंडिया में बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंगली रूल होता है, तो कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंग हमारे देश में शासन चलता है। और ये परंपरा जो हुई है, ये जो परंपरा या ये जो सिस्टम भारत में डेवलप हुआ है, इंडिया में डेवलप हुआ है, ये ब्रिटिश राज से शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ब्रिटिश राज से ही भारत में या इंडिया में रूल्स ऑफ लॉ चलता है। ठीक है, और इसी कारण आज के समय भी इंडिया में रूल्स ऑफ लॉ ही चला करता है। ठीक है, कानून जैसा बनेगा, ठीक है, कानून का जो प्रोविजन होगा, कानून में जो बात लिखी होगी उसी के अनुसार शासन चलेगा। ना तो कोई कितना भी बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई लेजिस्लेचर क्यों ना हो, चाहे जुडिशरी में कोई मेंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हर काम कानून के दायरे में रहकर कानून के प्रोविजन के अनुसार ही करना होता है। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जो कानून है उसके अनुसार, जो लॉ है उसी के अनुसार शासन होगा, उसी के अनुसार हर एक काम होगा। ठीक है, अब देखिए हालांकि कुछ एक्सेप्शन है। देखिए कई बार क्या होता है, कानूनों को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। कई बार कानूनों को क्या कर दिया जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई मजबूत लोग, कई प्रभावशाली लोग, जिनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं, जिसमें सांसद या गवर्नमेंट भी होती है, जिसमें कई बार आप जुडिशरी को भी देख लेते हैं, तो क्या होता है कानूनों को ना कई बार हम देखते हैं कि मॉडिफाई कर दिया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिलती है, कई दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलती है, जहां पे कानूनों का अपने हिसाब से यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बट प्रिंसिपल या सैद्धांतिक रूप से हम बोलते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। ठीक है, कानून का शासन होता है, बट कई बार हमें ऐसे एक्सेप्शन या ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि कानून का शासन, तो कानून कोई व्यक्ति तो है नहीं जो अपने बात की रक्षा कर सकता हो। ठीक है, तो वो तो मनुष्य नहीं बनाए हैं, ह्यूमंस ने ही बनाए हैं लॉस, और उन पर ह्यूमंस को ही चलना है, तो ह्यूमंस उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख ही लेता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें हम रूल्स ऑफ लॉ की बात करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ठीक है, आज के समय तो है ही है। अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन की आधुनिक अवधारणा को लागू किया था। ठीक है, इंडिया में जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ था उसे इम्प्लाई किया था, उसे अप्लाई किया था इंडिया में किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशर्स अप्लाई द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में मॉडर्न जो कंसेप्ट था, आधुनिक जो अवधारणा थी, उसे लागू किया गया था। इसका तात्पर्य ये था कि प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा, ना कि शासक की सनक या व्यक्तिगत व्यक्ति की या फिर एक हम बोले कि इंडिविजुअल व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो ये जो बोला गया कि भारत में जो शासन होगा वो कानून के अनुसार होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानून के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, देखिए जब हम रूल्स ऑफ लॉ बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल रूप से, सैद्धांतिक रूप से किसके अनुसार चलेगा, तो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ना कि शासक या रूलर की सनक के अनुसार या एक व्यक्तिगत इच्छा, किसी की इंडिविजुअली अगर कोई डिजायर है तो उसके अनुसार नहीं चलेगा। जो रूल होगा, जो प्रशासन होगा, वो किसके अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, ना कि एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, एक व्यक्ति क्या चाहता है उसके अनुसार नहीं होगा, कानून में जो लिखा है उसके अनुसार शासन होगा। ये मतलब होता है रूल्स ऑफ लॉ का। ठीक है, कानून ने यहाँ पे देखें अगर, तो कानून ने प्रजा के अधिकारों को, विशेष अधिकारों को और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दीज लॉज आर डिस्क्राइब द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक। ठीक है, इन कानूनों ने लोगों के, या हम बोलें कि पब्लिक के, प्रजा के अधिकारों को, विशेष अधिकारों को, और साथ ही उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्या किया था,
उन्हें डिस्क्राइब किया था, उन्हें परिभाषित किया था, उन्हें डिफाइन किया था। ठीक है, बेशक व्यवहार में अफसरशाही और पुलिस को मनमाने अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इन कानूनों के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो अफसरशाही थी, इट मींस जो सिविल सर्वेंट्स थे, आज के टाइम पर भी हम देखते हैं अगर, तो अधिकारी जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उन्हें कई सारे राइट्स दिए गए हैं, साथ ही पुलिस को भी मनमाने अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी थी और उन्हें जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करने के भी राइट्स थे, और वो जो क्या करते थे, पब्लिक के जो इंडिपेंडेंसी थी, पब्लिक के जो राइट्स थे, उन पर भी इंटरफेयर करते थे, उन पर भी हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो अफसरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पुलिस थी, उनके द्वारा उन्हें काफी ज्यादा राइट्स मिले हुए थे इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली, और वो क्या करते थे कि आम जनता के, आम पब्लिक के जो निजी अधिकार हैं, जो उनकी निजी स्वतंत्रता है, उसको भी वो काफी हद तक हस्तक्षेप करते थे। आज के टाइम पर भी हम देखें तो इन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। ठीक है, तो आज के टाइम पर काफी हद तक हमने इन बातों पर, या इन जो बुरी जो प्रैक्टिस है इस पूरे सिस्टम में, उसको हमने काफी हद तक कम करने की कोशिश की है। ठीक है, बट आज भी हम कई चीजें देखते हैं जब पुलिस के द्वारा या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स के द्वारा आम जनता के जो राइट्स हैं, आम जनता के जो अधिकार हैं, उनको इंटरफेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए, कानून का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी तो था। ठीक है ना, तो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि एक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, ये जो इंडिविजुअली राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी स्वतंत्रता की एक गारंटी तो हम बोल सकते हैं कानून के शासन को। क्योंकि पहले किसका शासन था? पहले तो शासकों का या रूलर्स का शासन था, जहां पे तो एक व्यक्ति की क्या इच्छा होती है उसके अनुसार चीजें चलती थी, और जो फंडामेंटल राइट्स है, जो व्यक्ति के निजी अधिकार हैं, जो निजी स्वतंत्रता है, उसमें उस पर कभी भी इंटरफेयर किया जा सकता था, उसका कोई ऐसा राइट उसको पर्टिकुलरली दे नहीं दिया गया था। लेकिन जब हम कानून के शासन की बात करते हैं ना, तो व्यक्ति के अधिकारों को भी क्या मिल जाती है? गारंटी मिल जाती है। ठीक है ना, उसके राइट्स लीगलाइज्ड हो जाते हैं, उनके राइट्स को डिफाइन किया जा चुका होता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग समझ सकते हैं। यह सही है कि भारत के पिछले शासकों ने आमतौर से रीति रिवाज से बंधे होते थे। तो देखिए, पुराने जो रूलर्स थे, ये तो है कि जो पुराने शासक थे वो रीति रिवाजों के अनुसार काम करते थे। ठीक है ना, तो जो शास्त्रों में चला आ रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार वो सारी चीजों को अप्लाई करते थे। लेकिन ये बात भी सही है, ये बात भी सही होगी कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने का कानूनी अधिकार था। तो सुप्रीम अथॉरिटी भी वही थे। ठीक है ना, पुराने जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, वो ऑब्वियसली कि ये बात सही है कि वो रीति रिवाजों और परंपराओं और शास्त्रों में, शरीयत में जो चीजें लिखी है, उसी के अनुसार वो रूल करते हैं। बट सुप्रीम अथॉरिटी भी वही है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। उनके सामने क्वेश्चन करने के लिए कोई भी नहीं होगा, उनके सामने उनकी कार्यवाही को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कानून में, जो परंपराओं में, जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो लॉ या रूल्स ऑफ लॉ है, जिसके कारण ये सारी एक्टिविटी से छुटकारा मिल चुका है इंडियंस को। ठीक है, कभी कभी भारतीय शासक और सरदारों ने अपनी इच्छा के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग भी किया है। तो कई बार जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कई इंडियन रूलर्स ने अपनी इस पावर का मिसयूज भी किया है। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने काम किए हैं, और कई बार कोर्ट्स या दरबार के जो अधिकारी थे, उन्होंने उन्हें कानून का या शास्त्रों की बातों का के बारे में बताया, बट दे आर डू वॉट एवर दे वॉन्ट। तो उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे, क्योंकि उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी। चाहे शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, चाहे कानून में कुछ भी बातें बोली गई हो, लेकिन वो वही करते थे जो उनकी इच्छा है। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आगे। तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर न्यायालयों द्वारा, यानी कोर्ट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता था, उसकी व्याख्या के अनुसार उसे चलाया जाता था। तो ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश शासन के समय पर क्या होता था कि जो कानून है, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो प्रशासन है वो मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर, ठीक है, कानूनों के आधार पर, और कानूनों को न्यायालयों के द्वारा व्याख्या किया जाता है, उसे डिफाइन किया जाता है, इसके अनुसार शासन चलता था। ठीक है, तो ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर न्यायालयों के द्वारा
डिफाइंड करने के बाद चलाया जाता था। आज भी यही प्रोसीजर चलती है कि कानून जो बनाया है उसे कोर्ट के द्वारा डिफाइन भी किया जाता है और उसी के अनुसार फिर शासन भी चलता है, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस किस समय पर होती थी? ब्रिटिश रूल के समय। जबकि पुराने समय पर जब रूलर्स का रूल हुआ करता था तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम कर सकते थे, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी थी। हालांकि हम इन कानूनों की अगर बात करें ना, तो ये कानून कई बार गलत भी होते थे, कई बार त्रुटिपूर्ण भी होते थे, कई बार गलत कानून बन जाते थे, ठीक है, मिस्टेक होती थी उन कानूनों में, ठीक है। तो कई बार ऐसे कानून होते थे जो मिस्टेक होती थी, जिनमें कई सारी त्रुटियां होती थी, गलतियां होती थी। और कानून जनता, देखिए, कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये कानून जो बने हैं, ये कैसे बने? अगर बात की जाए कानून किस तरह से बनाए गए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो कानून है ये जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं, बल्कि विदेशी शासकों के द्वारा, है ना। इन्हें किसने बनाया है? तो विदेशी शासकों के द्वारा निरंकुश तरीकों से बनाए जाते थे। ऑब्वियसली इंडिया में अभी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है, ना ही इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में उतने पावरफुल हो पाए हैं, या इंडियन पब्लिक का यहाँ पे डेमोक्रेटिकली रोल देखा जा रहा है। तो जो रूल्स यहाँ बनाए गए थे, जो लॉस यहाँ पर अप्लाई हो रहे थे, वो सारे के सारे लॉस विदेशियों के द्वारा बनाए गए हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं और ब्रिटेन में बनाए गए हैं। और उन्होंने अपनी जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग बनाया, यानी निरंकुश सिस्टमैटिक सिस्टम के अनुसार, निरंकुश पद्धति के अनुसार या निरंकुश तरीकों के अनुसार ये कानून बनाए थे, ठीक है, ना कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये कानून बनाए थे। तो यहाँ पे ना जो मिस्टेक्स थी, जो इंडिया के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए जो हम देखते हैं कि काफ़ी अत्याचार जो हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पुलिस के द्वारा, तो कानूनी इस तरह से बने हुए थे, ठीक है ना। और उन्हें इंडियंस ने नहीं बनाए थे, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम उस समय पर नहीं था, ठीक है। कानून सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस के हाथों में काफी अधिकार देते थे। ये मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताया है कि कानून जो थे वो किसे ज्यादा राइट्स दे देते थे, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सरकारी कर्मचारियों को और साथ ही पुलिस को, ठीक है। तो इन्हें काफी ज्यादा राइट्स मिले हुए थे। और ऑब्वियसली आप ये समझें कि विदेशी शासन के अंतर्गत, विदेशी रूल के अंतर्गत ये तो पॉसिबल ही था, ये तो संभव ही था कि ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि विदेशी शासन के अंतर्गत कभी भी एक स्वतंत्रता या एक समानता, या हम बोले कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको नहीं मिल सकती है। ऑब्वियसली आप ये समझें कि इंडिया अभी गुलाम है, इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल है, तो वो पब्लिक को उतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं, उतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, ठीक है। विदेशी राज में ये संभव ही नहीं है कि ऐसी चीजें मिल जाएं। फिर उन्होंने जो कानून बनाया है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाए हैं, ताकि उनके टारगेट्स भी पूरे हो जाएं और यहाँ पे ठीक तरह से कानून का शासन भी अप्लाई हो सके और उनके टारगेट पूरे होते रहे, ठीक है। तो ये नहीं है कि इन कानूनों के अंतर्गत इंडियंस को काफी राइट्स मिल गए हैं, काफी कुछ मिल गया है, लेकिन ये जरूर है कि कई सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं और कई सारी चीजें काफी ज्यादा बुरी भी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी एक चीज आप लोग समझें कि ब्रिटिशर्स के रूल के समय पर इंडिया में जो रूल था वो एक रूल्स ऑफ लॉ था, यानी वो कानून का शासन था। जैसा कानून बन जाता था उसी तरह से शासन चलता था। और ये कानून किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनते थे, ये कानून एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक निरंकुश पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे, विदेशियों के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। तो इन कानूनों के माध्यम से हालांकि जनता के ऊपर काफी अत्याचार भी हुए, काफी ज्यादा परसिक्यूशन भी हुआ, बट काफी ज्यादा इन्हें थोड़ी सी सहूलियतें भी मिली, क्योंकि यहाँ पे इनके राइट्स, इनके प्रिविलेजेस और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें भी डिफाइन किया गया था, ठीक है। और जो एक अधिकार होता है, जो स्वतंत्रता होती है, उसकी एक गारंटी हमें रूल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली मिल जाती है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिया में अपना संविधान आया, तो हमने इस पद्धति को, इस नियम को हमेशा के लिए अप्लाई रखा, हमेशा के लिए इसे कंटिन्यू रखा, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को हमने कंटिन्यू रखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये ऑब्वियसली कि काफी अच्छा सिस्टम है और रूल्स ऑफ लॉ होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है आज के टाइम पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी थी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक क्या थी, विशेषता थी। तो अगला जो प्रॉपर्टी होगा उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की एक दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इट मीन्स कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो उस समय पर अगर हम बात करें और आज के समय पर अगर हम बात करें, तो जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे, जब हम संविधान को डिस्कस करते हैं, तो संविधान में जो हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो उन्हीं मूल अधिकारों में एक अधिकार है जिसे हम बोलते हैं
राइट ऑफ इक्वलिटी, इट मीन समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आज के समय भी हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को राइट मिलता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट मीन्स कानून के समक्ष समानता। और कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि विधि या कानून के सामने हर एक व्यक्ति एक समान होगा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान माना जाता है। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल आज के समय भारत के समाज में, भारत की व्यवस्था में देखने को मिल रहा है, ये जो प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, ये भी किस जमाने से या किसके समय से भारत में चल रही है, तो ये भी चल रही है ब्रिटिश शासन के समय से ही। तो ब्रिटिश शासन के समय से ही रूल्स ऑफ लॉ चला आ रहा है, और ब्रिटिश शासन के समय से ही इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट मीन्स कानून के समक्ष समानता भी भारत के समाज में आ चुकी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा को अवधारित करती थी, यानी पर आधारित थी। ठीक है, तो भारत में कानून के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटिश शासन के समय से ही आ चुकी थी। ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन में ही कानून के समक्ष समानता की जो अवधारणा है उसे लाया जा चुका था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून के सामने हर व्यक्ति या सारे के सारे मनुष्य क्या है? बराबर है। ठीक है, कानून की निगाहों में सभी व्यक्ति क्या है? एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। ठीक है, जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर, किस बेस पर हमें भिन्नता नहीं करना है? तो जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बिना किसी के साथ भेदभाव के एक ही कानून सभी लोगों पर लागू होता था। ठीक है, और आज भी यही है कि किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ग हो, किसी का भी कोई भी धर्म हो, कानून के सामने हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति एक समान होगा। किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए पहले के समय पर अगर हम बात करें, ये तो अंग्रेजों के ज़माने की मैंने बात बोली आप लोगों को कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, ठीक है, क्लास, रिलीजन, इस बेसिस पर नहीं किया जा रहा था। कहाँ पे? कानून के सामने। बट पहले अगर हम बात करें, इससे पहले की अगर बात करें, ब्रिटिश रूल से पहले की अगर बात करें, जब इंडियन रूलर्स रूल करते थे, भारत में जो शासन चलता था, ठीक है ना, उस समय की अगर बात करें तो पहले जो न्याय प्रणाली की जाती थी उसमें भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो पहले न्याय प्रणाली जो थी उसमें क्या था? भेदभाव का ख्याल रखा जाता था, भेदभाव किया जाता था। किसके साथ? तो उच्च जाति और निम्न जाति। ठीक है, तो जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे और जो निम्न जाति के लोग थे, इनके बीच में भेदभाव होता था जब भी न्याय की बात की जाती थी। ठीक है, एक ही अपराध के लिए अगर हम बात करें, अगर एक ही क्राइम है, एक ही अपराध अगर निम्न जाति और उच्च जाति के लोगों ने किया है तो निम्न जाति के लोगों को अधिक दंड दिया जाएगा और उच्च जाति के लोगों को हल्का दंड दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो उस समय के समाज में सबसे हाईएस्ट, या आज भी हम बात करें तो भारतीय समाज में या हिंदू समाज में सबसे उच्च वर्ग है ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, तो अगर किसी ने एक ही अपराध किया है और एक व्यक्ति अगर गैर ब्राह्मण है तो गैर ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्राह्मण को हल्का दंड दिया जाता था या एक कम दंड दिया जाता। ठीक है, तो ब्राह्मण को सबसे उत्कृष्ट या उच्च स्तर पर माना गया था और सेम क्राइम के लिए, समान अपराध के लिए निम्न वर्ग के व्यक्ति को ज्यादा कठोर दंड दिया जाता था और ब्राह्मण व्यक्ति को हल्का दंड दिया जाता। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें जमींदारों की, जो काफी धनी वर्ग था, सामंतों की, जो काफी धनी वर्ग था, वास्तविक रूप से इतना कड़ा दंड उन्हें नहीं दिया जाता था। ठीक है, जितना एक आम आदमी को मिलता था। तो ये भेदभाव जो है भारत में, इंडिया में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, जो धर्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, वर्ग के आधार पर होता है। ठीक है, गरीब और अमीर के आधार पर होता है। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कंसेप्ट चला आ रहा है। इसमें जाति वर्ग वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो गया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब जो गरीब लोग थे, जो दीनहीन लोग थे, वो भी न्यायालय जा सकते थे। ठीक है, तो वो लोग भी न्यायालय जा सकते थे। जो गरीब लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो नीचे वर्ग के आने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए भी ये राइट अब मिल चुका था। ठीक है, मगर कानून के सम्मुख समानता के इस उत्कृष्ट सिद्धांत का अपवाद भी था। ठीक है ना, तो इसमें कुछ कंसेप्ट ये भी है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपवाद देखने को मिलता है ना। तो पूरी तरह से इक्वलिटी बिफोर द लॉ नहीं है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल राइट्स हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं उनको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए
जो अपवाद है वो ये है कि यूरोप वासियों और उनके वंशजों के लिए अलग अलग अदालतें और यहाँ तक कि अलग अलग कानून भी थे। ठीक है, किन लोगों के लिए? इंडियंस के लिए नहीं, इंडियंस के लिए तो सब एक जैसे, लेकिन जो यूरोप वासी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग कानून थे और उनके लिए अलग अदालतें भी थी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आप लोग समझ लें कि इंडिया में सब कुछ एक समान है, कानून के समक्ष समानता है, लेकिन जब बात आती है ब्रिटिशर्स की या यूरोप वासियों की, तो भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं, भारत में जो यूरोपियंस हैं, उन्हें और इंडियंस को अलग वर्ग में रखा जा रहा है। उन लोगों के लिए अलग लॉस बनाए गए हैं, उन लोगों के लिए अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर यदि कोई फौजदारी मुकदमा चलता है, इफ एनी क्रिमिनल केस यदि लागू किया जाता है या चलता है किसके ऊपर, किसी यूरोपियन के ऊपर, तो उसका जो जज होगा वो ऑलवेज एक यूरोपियन ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे अपवाद हमें, एक्सेप्शन हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया में जो यूरोपियंस हैं, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं, इफ दे आर इंगेज इन एनी क्राइम, यदि वो किसी भी क्राइम से संबंधित है, यदि उन्होंने कोई क्राइम किया है, यदि उनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा या कोई क्रिमिनल केस है, तो उनकी जो भी प्रक्रिया होगी वो एक डिफरेंट कोर्ट में होगी, उनके ऊपर डिफरेंट लॉस इंप्लाई होंगे और उनका जो मुकदमा है वो यूरोपियन जज के द्वारा ही सुना जाएगा। अनेक अंग्रेज अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, बागान मालिकों और जो ट्रेडर्स थे, जो सौदागर थे, ने भारतीय लोगों के साथ काफी अहंकारी, निष्ठुर और क्रूर व्यवहार किया। ठीक है, तो कई ऐसे यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटेन के थे, यूरोप के थे, बागान के मालिक थे, व्यापारी थे, ऑफिसर्स थे, जिन्होंने इंडियंस के साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया, निष्ठुर और क्रूर व्यवहार किया। ठीक है, लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, उनके खिलाफ जब मुकदमे चलाने के प्रयास हुए, तब उन्हें अप्रत्यक्ष और अनुचित संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो उन्हें एक गलत प्रकार से क्या किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, उन्हें गलत प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और उन्हें उतनी कठोर सजा नहीं दी गई। ठीक है, फलस्वरूप मुकदमों की सुनवाई करने वाले अनेक यूरोपीय जजों ने उन्हें हल्की सजा दी या उन्हें ऐसे ही रिहा कर दिया। ठीक है, तो उन्हें काफी रिजर्वेशन मिल गए, काफी संरक्षण मिल गए, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग थे, जज उनके लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें हल्की सजा दी गई। वहीं अगर इंडियन होता तो इंडियंस को कठोर सजा दी जाती, जो कानून में इंडियंस के लिए अलग कानून है चूंकि, तो ये व्यवस्था थी, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ था, लेकिन ओनली इंडियंस के लिए था, ना कि इन यूरोपियंस के लिए था। ठीक है, इंडिया में रहने वाले यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कंसेप्ट था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैसे कि हमने आगे डिस्कस कर चुके हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। फलस्वरूप प्रायः यहाँ पे देखा जाए तो न्याय की हत्या की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे जो जस्टिस था उसके साथ भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ठीक है, व्यवहार में एक अन्य प्रकार की कानूनी समानता उभर कर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक नए प्रकार की कानूनी जो सिमिलरिटी है वो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। न्याय काफी महंगा हो गया था। क्यों महंगा हो गया था? क्योंकि कोर्ट में फीस जमा करनी पड़ती थी, कोर्ट की एक पर्टिकुलर फीस आपको अदा करनी पड़ती थी, साथ ही आपको वकील अपॉइंट करना पड़ते थे और साथ ही गवाहों का जो खर्चे है वो भी आपको वहन करना पड़ता था। तो न्याय तो था, लेकिन न्याय काफी खर्चीला भी था, न्याय काफी महंगा भी था, क्योंकि आपको कोर्ट की फीस देना है, आपको वकील अपॉइंट करना है और आपको साथ ही क्या करना है, आपको साथ ही गवाहों का खर्चा भी वहन करना है। ठीक है, आमतौर से जो कोर्ट्स हुआ करते थे, जो कचहरियां हुआ करती थी, वो शहरों में थी, सिटीज में थी। ठीक है, तो गांव के व्यक्ति को दूर दराज के शहरों में जाकर कचहरियों में जाना पड़ता था। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा कष्टकर था उन गरीब लोगों के लिए, दीनहीन लोगों के लिए। ठीक है, मुकदमे बरसों तक चला करते थे, तो कोई भी व्यक्ति इन चीजों से काफी घबराता था और न्याय से दूर ही रहना पसंद करता था, किसी भी मुकदमे में फंसना पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि लंबे समय तक केस चला करते थे, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके उसे कोर्ट में या कचहरियों में जाना पड़ता था, वकील अपॉइंट करना पड़ता था, गवाहों का खर्चा उठाना पड़ता था, फीस जमा करनी पड़ती थी। तो इस कारण से ये जो व्यवस्था थी ये काफी खर्चीली थी और गरीब या निर्धन और जो कमजोर वर्ग के लोग थे वो इन चीजों से दूर ही रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें जटिल कानून, अशिक्षित और गैर जानकार किसानों की समझदारी से ये सारी चीजें बाहर थी। ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि इन चीजों में अगर हम कोई गरीब किसान या अशिक्षित व्यक्ति की बात करें तो उनके लिए तो ये सारी चीजें काफी कष्टकर थी। ठीक है, धनी लोगों के लिए कानून और कचहरियां जो थी वो अपने हिसाब से उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते थे।
तो धनी लोगों के लिए तो, या जो रिच लोग थे उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जो गरीब किसान थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनके लिए सारी जो चीजें थी वो काफी कष्टकर थी। ठीक है, किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाने और फलस्वरूप उसे पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी ही उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझें कि यदि कोई गरीब आदमी है जिसने निचली अदालत में अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाने की अगर बात की है, तो यदि कोई उससे बोल दे या उसे धमकी दे दे तो ही वो क्या कर देता था, घुटने टेक देता था। ठीक है, तो ये एक चीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि न्याय की जो प्रोसीजर है वो काफी लंबी प्रोसीजर है, काफी उसमें खर्चा है, तो जब आप ये बोल देते हैं कि हम आपको आगे के कोर्ट तक घसीटेंगे, ठीक है ना, हम आपको उच्चतम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, यदि कोई ऐसा बोल दे किसी गरीब व्यक्ति को, तो वो आगे की प्रोसीजर को आगे बढ़ाता ही नहीं था, वो वहीं पर क्या करता था, घुटने टेक देता था। इसके अलावा पुलिस तथा शेष प्रशासनिक तंत्र की अगर हम बात करें, पुलिस और जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा सिस्टम था, जो पूरी लॉबी थी, उनके अंदर भी जो करप्शन था वो काफी ज्यादा था। तो न्याय था लेकिन न्याय काफी महंगा था, न्याय में करप्शन काफी ज्यादा था, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा था। इन सारी चीजों के कारण आम आदमी को न्याय मिल पाना काफी कठिन था, काफी कष्टकर था। ठीक है, अधिकारी हमेशा धनी लोगों का पक्ष लेते थे। ऑब्वियसली कि जब जो रिच व्यक्ति होगा अगर वो रिश्वत दे देगा तो सिर्फ जो ऑफिसर्स होंगे वो उसी का पक्ष लेंगे और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये चीज तो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे ब्रिटिश रूल हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हो, इंडिया में करप्शन जो था अफसरशाही में हो, जुडिशरी में हो, पुलिस में हो, पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उस समय, न्याय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के बारे में बातें इतिहासकारों के द्वारा बताई जाती। ठीक है, तो बिना सरकारी कार्यवाही से डरे जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। दे हैव नॉट एनी फेयर अबाउट द लॉ, तो उन्हें किसी प्रकार के कानून का, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था जमींदारों को, और वो रैयतों पर या किसानों पर काफी ज्यादा प्रोसिक्यूशन या अत्याचार किया करते थे। इसके विपरीत अंग्रेजी राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक, शीघ्र और कम खर्चीली थी। तो ब्रिटिश रूल के पहले अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन की या न्याय प्रणाली की, जुडिशरी की, तो ब्रिटिश रूल के पहले जो न्याय प्रणाली थी ना वो काफी अनौपचारिक थी, यानी उसमें इतनी औपचारिकताएं नहीं पूरी करना पड़ती थी कि आपको वकील करना है, ये करना है, वो करना है, फीस देना है, कचहरी में जाना है, लंबे समय तक केस चलेगा, ये सब नहीं था। हाथों हाथ आपको न्याय मिल जाता था। ठीक है, और काफी शीघ्र थी, यानी इमीडिएटली आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, कम खर्चीली थी, आपको कोई खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि राजाओं की जो कोर्ट्स हुआ करते थे, राजाओं के जो न्यायालय हुआ करते थे, उसमें फटाफट आपको न्याय मिल जाया करता था। ठीक है, तो उतना औपचारिक वो सिस्टम नहीं था, काफी अनौपचारिकता ही वहां पे थी। ठीक है, नई न्याय प्रणाली प्रगतिशील थी, शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धांतों, विवेकपूर्ण और मानवोचित मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी। ठीक है ना, तो जो नई प्रणाली थी, उस नई प्रणाली की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले जो नई प्रणाली थी वो प्रगतिशील थी। ठीक है ना, वो क्या थी, प्रगतिशील थी। कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धांतों, विवेकपूर्ण और मानवोचित मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी। तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के आधार पर आधारित थी ये नई जुडिशरी, ये नई न्याय व्यवस्था जो थी, ये इन सारी चीजों पर आधारित थी, जबकि पुरानी जो व्यवस्था थी वो तकरीबन पूरी तरह से डिफरेंट थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ दृष्टियों से, कुछ कंसेप्ट से ये जो था काफी खराब था। ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो उस समय पर गरीब थे, अशिक्षित थे, ठीक है, उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उन लोगों के लिए ना ये जस्टिस या न्याय पाना काफी ज्यादा कष्टकर हुआ करता था। ठीक है, तो अधिक खर्चीला न्याय था। ठीक है, लोगों को न्याय पाने में काफी विलंब भी मिलता था, काफी समय भी लगता था। इन सारी चीजों से अगर हम बात करें, बट ये एक जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश रूल के समय पर आ चुकी थी और आज के टाइम पर भी ये कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी में, इंडियन समाज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बात की है ओवरऑल ब्रिटिश टाइम के या ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रशासनिक संगठन के, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बात किया, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे उनके बारे में हमने हल्का हल्का सा डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे सोशल और
कल्चरल पॉलिसीज के बारे में, ब्रिटिश टाइम के समय पर जो ब्रिटिशर्स की सामाजिक और जो सांस्कृतिक नीतियां थी उनके ऊपर, ठीक है।